Hello, welcome students. So today we'll discuss about reinforced cement concrete design. That is 11th lecture for RCCT. So in this lecture we'll study about introduction to axially loaded columns. Okay. So axially loaded columns means आपको बता चुका हूँ ड्राइंग के अंदर भी कि जो कॉलम्स के अंदर ठीक है जो पिलर्स हैं कॉलम्स हैं ठीक है और वर्टिकल मेंबर्स कहते हैं कंप्रेशन मेंबर्स कहते हैं तो इनकी एक्सिस के लॉन्ग जो भी लोड आए तो उनको एक्सियल लोडेड कहते हैं ठीक है। सो नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ ट्रांसफर्स रीइंफोर्समेंट मीन्स ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट यूज़ करनी। ओके और जो लॉन्ग दी लेंथ होती है उसको तो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट ठीक है। और जो इनको बांधने के लिए जो टाइज यूज़ की जाती है लेटरल टाइज उनको कहते हैं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इनको ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ओके so next is one numerical upon load carrying capacity. Okay, so today we will start with columns. once again पहले हम जो आरसीसी ड्राइंग है उसके अंदर कॉलम्स के बारे में क्लियर कर चुके हैं ठीक है काफ़ी हद तक। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सो अबाउट कॉलम्स। सो इन कॉलम्स कॉलम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर ठीक है। आरसीसी स्ट्रक्चर जो कॉलम और फिर बीम्स की बनी होती है कोई भी स्ट्रक्चर तो उसमें कॉलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके सो इट इज़ अ वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर यूज टू ट्रांसफर द लोड्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स। वर्टिकल मेंबर है ठीक है। ओके मीन्स हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे 90 डिग्री पे होता है ये स्टैंड तो वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है तो कंप्रेशन मेंबर है ये। सो यूज टू ट्रांसफर द लोड्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स सच अ सुपर स्ट्रक्चर्स मीन्स इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है ठीक है। मीन्स हम सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर क्या होती है ये हमारा ग्राउंड लेवल है ठीक है। जो इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर खड़ी है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे और जो भी इसके नीचे हम फाउंडेशन और कुछ भी बनाते हैं ठीक है फाउंडेशन जो कॉलम भी कुछ भी अंदर बनाते हैं ज़मीन के अंदर कोई भी फ्रेम खड़ा करते हैं तो उसको कहते हैं सब स्ट्रक्चर। ओके सो जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है उसको ट्रांसफ़र करना है ज़मीन के अंदर ठीक है जैसे कि बिल्डिंग फैक्ट्री फ्लोर्स बालकोनीज फ्लोर्स ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा टू द फाउंडेशन। फाउंडेशन को देना है ये लोड और फाउंडेशन लोड अपना ट्रांसफ़र कर देगी ग्राउंड में ठीक है। नीचे जो मिट्टी है उस ग्राउंड में लोड ट्रांसफ़र कर देगी। इस प्रकार से ये लोड की जो प्रक्रिया है उसमें ये लोड ऊपर से जितना भी लोड है लोग चलते हैं चीज़ें पड़ी हैं उसका सारा लोड ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू दिस। सो ये कॉलम्स जो बीम्स है वो आर्टरीज एंड वेन्स की तरह काम करते हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं ठीक है। नेक्स्ट इज इन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर कॉलम्स प्ले ए वाइटल रोल इन सपोर्टिंग द बीम्स ठीक है। कॉलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बीम्स को सपोर्ट करने के अंदर क्योंकि इस प्रकार से अगर कॉलम है तो ये ही बीम को सपोर्ट करेंगे ठीक है दो कॉलम तो बीम्स को सपोर्ट करने के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इट शुड बी रियलाइज्ड दैट फेलियर ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर में कॉज लोकलाइज्ड डैमेज वेयर एज फेलियर ऑफ कॉलम में लीड टू कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर किसी बीम में थोड़ा सा फेलियर आता है क्रैक्स आते हैं तो कुछ ना कुछ ठीक हो सकता है मतलब उसमें स्ट्रक्चर नहीं कोलैप्स करेगी। पर अगर कॉलम में फेलियर आता है तो सारी बिल्डिंग तो कॉलम से पे खड़ी है तो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकती है ठीक है। सो इट्स डिज़ाइन मीन्स कॉलम का डिज़ाइन बहुत क्रिटिकल है और अच्छे से होना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन उसकी क्या कॉलम की। कॉलम इज डिफाइंड एज वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड्स 3 टाइम्स इट्स लीस्ट लेटरल डिमेंशन। कॉलम एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है जिसकी इफेक्टिव लेंथ जो है ये वाली एल जो उसकी लेटरल डिमेंशन है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है ठीक है। सो नेक्स्ट इज कंप्रेशन मेंबर्स विच आर इंक्लाइंड इन नेचर लाइक मेंबर्स और ऑफ ट्रस। अब जो ट्रस है ठीक है जो इस प्रकार से हम देखते हैं दूसरे से बंधा हुआ स्टील मेंबर्स हैं ठीक है। तो जो ट्रस है इंक्लाइंड मेंबर्स हैं ठीक है किसी एंगल पे टेढ़े किए गए इंक्लाइंड हैं आर टर्म्ड एज स्ट्रट्स। इनको स्ट्रट्स कह देते हैं। दोज मेंबर्स हुज इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डिमेंशन आर कॉल्ड पेडेस्टल ठीक है। जिनकी लेस देन 3 टाइम्स होती हैं मीन्स छोटे होते हैं जो उनको हम पेडेस्टल कह देते हैं ठीक है। सो एंड मे बी कास्टेड विद प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जो पेडेस्टल होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमने सरिया डालना ही डालना है क्योंकि वैसे अपने आप में कंक्रीट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है पर वीक इन टेंशन होता है।
जब लेंथ बढ़ जाती है 3 टाइम्स से ज़्यादा तो हम उसके अंदर रीइंफोर्समेंट करते हैं, सरिया डालते हैं, क्योंकि वो आफ्टर ऑल उसमें बेंडिंग भी पैदा होगी। ठीक है, इस प्रकार से जब कॉलम है इसकी इस प्रकार से बेंडिंग भी पैदा होगी। ओके, जब इस पर लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा तो इस प्रकार से जब ग्रेटर देन 3 टाइम्स लीस्ट लेटरल डिमेंशन हो जाती है किसी भी स्ट्रक्चर की, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर की, तो उसको उसके अंदर रीइंफोर्समेंट करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग इन टेंशन भी बने। ओके, सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। सो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, किस प्रकार से हम कॉलम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले तो कुछ मटेरियल्स कौन कौन से उसमें यूज़ होंगे। ठीक है, पहले टिम्बर कॉलम्स। सो टिम्बर एक मटेरियल है, जैसे वुड है जिसमें इसको टिम्बर कहते हैं। टिम्बर इज यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। वुडन कॉलम्स आर जनरली नेम्ड एज पोस्ट्स। ठीक है, वुडन कॉलम होते हैं उसको जनरली हम पोस्ट कह देते हैं। एंड जनरली यूज्ड वेयर लोड इंटेंसिटी इज लेस, जहाँ लोड कम होता है वहाँ पे ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर स्टील कॉलम्स। सो स्टील कॉलम्स जो स्टील के बने होते हैं, इन स्टील स्ट्रक्चर द वर्टिकल मेंबर्स कैरिंग एक्सियल लोड। जो स्टील स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपने रेलवे ब्रिज देखा होगा स्टील का, उसके अंदर जो वर्टिकल मेंबर है कैरिंग एक्सियल लोड्स आर जनरली टर्म्ड एज स्टैंचियंस। ओके, सो इसको ध्यान रखना है कि स्टैंचियंस किसको कहते हैं, स्टैंचियंस। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टील कॉलम इज हायर एज कंपेयर टू टिम्बर। ओके, टिम्बर से स्टील की लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ओके, so rolled steel section like ISHB, it is stand high, so heavy weight beams जो है आई सेक्शन आते हैं। ओके, सो मिड वेट बीम्स, तो ये सारे जो है यूज्ड एज कॉलम्स। नेक्स्ट और मेजनरी कॉलम, जो मेजनरी के बनते हैं, ईंटों के कॉलम बनते हैं। ठीक है, जिनको हम सपोर्ट देने के लिए और कुछ ना कुछ लोड लेते हैं, वो आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब सरिया नहीं यूज़ होता तो ईंटों के कॉलम बनते थे। So when columns are made with the help of brick masonry, then they are known as pillars or piers. ओके, जब ब्रिक मेसनरी के साथ बनते हैं तब उन्हें पिलर्स और पियर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आर कंपोजिट कॉलम्स। कंपोजिट कॉलम्स वो कॉलम्स होते हैं जिनके अंदर आई सेक्शन भी यूज़ होता है। सर ये मीन्स जो स्टील सेक्शन है बीम का, आई सेक्शन वो भी यूज़ होता है उसके अंदर, और साथ में कंक्रीट भी यूज़ होता है, तो वो कंपोजिट कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आई सेक्शन एम्बेड किया जाता है कंक्रीट कॉलम के अंदर, उनको कंपोजिट कॉलम कहते हैं। किस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपोजिट कॉलम। ओके, इसकी सेक्शन एलिवेशन है ये वाली, तो ये ऊपर से जो आई सेक्शन है ये बीच में है कॉलम के, और 4 सरिये हैं और बाकी कंक्रीट से भरा हुआ है। इनको कंपोजिट कॉलम कहते हैं। हैवी लोड्स लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो मेटल और सीमेंट प्लेट, ये देखो कॉलम कंक्रीट फील्ड टाइप, जिसमें हमने मेटल के कुछ पीसीस डाले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है फील्ड टाइप कॉलम है। नेक्स्ट आर इनको, ये भी कंपोजिट की प्रकार थी। तो नेक्स्ट आर आरसीसी कॉलम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ज़्यादातर यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो है आरसीसी कॉलम। ओके, सो आरसीसी कॉलम मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉलम्स आर आरसीसी कॉलम इन विच स्टील रीइंफोर्समेंट इज यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। ठीक है, स्टील रीइंफोर्समेंट यूज़ की जाती है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, स्टील रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ओके, लॉन्गिट्यूडनल बार्स और लेटरल टाइज के तौर पे स्टील रीइंफोर्समेंट कॉलम के अंदर प्रोवाइड की जाती है। ओके, लेटरल टाइज कैन बी इन शेप ऑफ रिंग्स और हेलिकल। लेटरल टाइज जो ये स्टील रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, लेटरल टाइप तो यहाँ तो रिंग की फॉर्म में हो सकती हैं या फिर इस प्रकार से हेलिकल। ओके, सो हेलिकल स्पाइरल रीइंफोर्समेंट आप इसमें देख सकते हैं। हेलिकल रीइंफोर्समेंट, इसमें लेटरल टाइज हैं। ओके, और इसमें भी लेटरल टाइज हैं स्क्वायर बार में। ठीक है, जो लॉन्ग दी लेंथ होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जो लॉन्ग दी विड्थ ऑफ द कॉलम होती है उसको लेटरल टाइज कहते हैं। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कॉलम, नेक्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। तो शेप, रेक्टेंगुलर कॉलम हो सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर कॉलम हो सकते हैं, ओके, और सर्कुलर कॉलम्स हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और हेक्सागोनल कॉलम्स, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, इसमें इस तरह से ये बार्स अरेंज किए जाएंगे। ओके, स्क्वायर कॉलम्स में इस तरह से।
और सर्कुलर कॉलम में इवनली स्पेस्ड बराबर स्पेसिंग के ऊपर बार्स अरेंज किए जाएंगे, और हेक्सागोनल कॉलम में हर एक एज पे। ठीक है, इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम ये बार्स चाहिए इसको सपोर्ट करने के लिए, कॉलम बनाने के लिए। मीन्स यहाँ बीच में भी हो सकते हैं ज़्यादा, अगर काफ़ी साइज़ बड़ा है तो कॉलम का, और लोड ज़्यादा है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम बार्स, नंबर ऑफ बार्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। पर सारे के सारे बार्स इवनली स्पेस्ड होना चाहिए, और दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स जो शो किए गए हैं आपको कॉलम के अंदर। ओके, और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड इन सर्कुलर कॉलम इज 6। ओके, ये क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्कुलर कॉलम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने चाहिए, तो वो है 6 बार्स। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द कॉलम, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, एक तो लॉन्ग कॉलम है और एक शॉर्ट कॉलम है। व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज ग्रेटर देन 12। ओके, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, जैसे लेंथ उसकी 10 है और 12 है लेंथ, और उसकी विड्थ 1 है, तो जो ग्रेटर देन अगर 12 है तो वो लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। ठीक है, और अगर शॉर्ट कॉलम है, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू कॉलम इज लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज लेस देन और इक्वल टू, मीन्स जो 12/1 है वो इक्वल टू है ना 12 के, तो ये भी शॉर्ट कॉलम के अंदर आएगा। पर अगर इससे ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि 13/1 हो जाती है, कि 1 मीटर उसकी विड्थ है, या फिर मीन्स तो 13 मीटर का उसकी लेंथ है, तो वो लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। ठीक है, और अगर उससे इक्वल और लेस देन है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन इज नेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। ओके, सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलम होंगे। पहले तो होगा एक्चुअली लोडेड कॉलम। ठीक है, जिसकी सेंटर एक्सिस पे, जिसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर में जहाँ दो डायगोनल्स मीट करते हैं, तो उसके ऊपर बिल्कुल लोड आ रहा है, तो वो हो गया एक्चुअली लोडेड कॉलम। ठीक है, इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर लोड। नेक्स्ट असेंट्रिकली लोडेड कॉलम। ठीक है, जो जो भी सेंटर में नहीं है तो उसको हम क्या जाते हैं, लोड को बिल्कुल एक्सिस सेंटर में नहीं है, सेंटर में है, मीन्स असेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स को क्या देते हैं, साइड पे है सेंटर के थोड़ा, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर लोड है तो उसको कह देंगे असेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स इन विच लोड्स acts away from the longitudinal axis at an eccentricity E are known as eccentrically loaded column। ठीक है, जितना दूर होएगा लोड सेंटर से, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एसेंट्रिसिटी ऑफ ए कॉलम। अब वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्या, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने के लिए आपको ये कंडीशंस दी गई होंगी कि किस प्रकार से कॉलम है, किस प्रकार से फिक्स किया गया है। ठीक है, उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव आपके कोड के अंदर गिवन है। ठीक है, और रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ कौन सी होती है, इफेक्टिव लेंथ कैसे यूज़ करेंगे, किस प्रकार से, ये वाली मोस्टली यूज़ करनी है इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ कैसे यूज़ करेंगे, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो देखना है। सो फर्स्ट कंडीशन इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ हैंड्स। ओके, मीन्स हेल्ड इन पोजीशन अपने वर्टिकली है, हेल्ड इन पोजीशन कहते हैं कि पूरा कॉलम बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में है, और स्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ हैंड्स, मीन्स दोनों एंड उसके फिक्स हैं। ठीक है, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होएगी, 0.65 L। ओके, मीन्स जितनी भी कॉलम की लेंथ है, जैसे 3 मीटर का कॉलम है तो 0.65 से मल्टीप्लाई करके उसकी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। ठीक है, एंड फिक्स्ड एट वन एंड फिक्स्ड एंड दी अदर एंड हिंज्ड, मीन्स उसका वन एंड तो फिक्स है और उसका अदर एंड हिंज्ड है। ओके, हिंज्ड मीन्स वो रोटेट कर सकता है। ओके, थोड़ा सा मीन्स उसके अंदर थोड़ी सी रोटेशंस आ सकती हैं, काफ़ी उसका बिल्कुल फिक्स नहीं होता प्रॉपरली। ओके, मीन्स वो किसी के वॉल के अंदर, मीन्स ग्राउंड के अंदर बिल्कुल प्रॉपरली फिक्स नहीं है, तो उसका जो है अदर एंड हिंज्ड है। उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, 0.80 L, 0.8 L। ओके, तो नेक्स्ट इज इफेक्टिवली हेल्ड इन, अगर उसका कॉलम का नॉट रिस्ट्रेन्ड के, मीन्स बोथ एंड उसके हिंज्ड हैं। ओके, उसको रोटेशन के लिए कंट्रोल नहीं किया गया, उसके बोथ एंड हिंज्ड हैं, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ पूरी क्या हो जाएगी, 1। तो
तो जितनी उसकी लेंथ है वही उसकी इफेक्टिव लेंथ होगी अगर उसके बोथ एंड्स हिंज्ड है। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन कैसे कैसे आएगी। अगर बोथ हैंड फिक्स हैं तो डिफ्लेक्शन बीच में से इतनी को दिखा रहा है कि इस कॉलम की ब्रेकेज ऐसे होएगी। ओके, सो नेक्स्ट में इसमें डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ जहाँ फिक्स है वहाँ की तरफ होएगी, या हिंज्ड है वहाँ की तरफ होएगी। जो हिंज्ड ठीक है फिक्स वाले में कम होएगी नीचे इतनी डिस्टेंस पे। सो आप देख सकते हैं क्लियरली पिक्चर के अंदर, और बोथ हैंड्स हिंज्ड में कंप्लीट डिफ्लेक्शन होएगी। सो इफेक्टिवली हेल्ड इन नेक्स्ट इज, और उसके अंदर एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड द अदर एंड पार्शली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। ओके, सो इस प्रकार से जो अदर एंड पार्शली रिस्ट्रेंड मीन्स पार्शली हिंज्ड, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 1.2 L। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है जो उसके अंदर है कि वन एंड हेल्ड इन पोजीशन रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड पार्शली हिंज्ड, तो उसकी हो जाएगी 1.5 L। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट द अदर एंड। ओके, मीन्स रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। अब रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट पोजीशन के अंदर नहीं है तो उसकी हो जाएगी 2L। ओके, नेक्स्ट है कि वन एंड फिक्स अदर एंड इज फ्री, ठीक है कॉलम का, तो उसकी भी हो जाएगी 2L। ओके, इफेक्टिव लेंथ तो ट्वाइस ऑफ लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ उसकी लेंगे। अब कॉलम के अंदर जैसे दे सकते हैं कि ये एक कॉलम है, वर्टिकल मेंबर है। ओके, कंप्रेशन मेंबर है, इसके अंदर फिर से जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हम लेंगे, ठीक है, उनको प्रॉपरली अरेंज करेंगे डायग्राम के अंदर। जो लेंथ अलॉन्ग द लेंथ रीइंफोर्समेंट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होती है, और जो अलॉन्ग दी विड्थ रीइंफोर्समेंट होती है उसको हम लेटरल टाइज कहते हैं। ओके, सो दीज आर लेटरल टाइज और दीज आर longitudinal ties, longitudinal ties. Okay, means longitudinal bars, not ties. These are longitudinal bars. Okay, so आपने देखा होगा कि बीम एक हॉरिजॉन्टल टेंशन मेंबर है, तो उसके नीचे कॉलम की सपोर्ट होती है। तो ये कॉलम इस प्रकार से इसके अंदर बार्स हैं, और ये एक कंप्रेशन मेंबर है वर्टिकल। तो बीम के अंदर भी आपने देखा इस प्रकार से बार्स होते हैं। तो इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होती है वो अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ द बीम ही होती है। इसमें भी अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ द कॉलम होएगा। और जो इनको हम स्टीरअप्स कहते थे, ठीक है, जो भी लेटरल टाइज इसकी होती थी उसको हम स्टीरअप्स नाम देते थे। तो इस प्रकार से ये कॉलम की स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट अगर आप स्ट्रक्चर क्लियर करें तो बीम के साथ स्लैब सपोर्टेड होती है, फिर कॉलम, और कॉलम के नीचे एक उसकी आइसोलेटेड फुटिंग होती है, ठीक है, या फिर स्ट्रैप फुटिंग होती है, या फिर दोनों की कंबाइंड फुटिंग होती है, और इसके ऊपर एक ग्राउंड लेवल होता है। ओके, सो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन फॉर मिनिमम रीइंफोर्समेंट कवर। अब मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितनी चाहिए, तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट कवर ऑफ नॉमिनल वेट एग्रीगेट शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल रीइंफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर कंडीशन एंड फायर रेजिस्टेंस। कितना कवर देना है हमने कॉलम को वो डिपेंड किस पे करता है कि एक्सपोजर कैसा है उसका, और फायर रेजिस्टेंस कितनी, वहाँ पे फायर लगने का कितना खतरा है। सो हाउ एवर फॉर ए लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्सिंग बार इन ए कॉलम द नॉमिनल कवर शैल नॉट बी लेस देन 40 mm। ओके, किसी भी तरह से 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ कॉलम तो मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 mm और अंडर, ठीक है, 200 mm उसकी विड्थ उसकी जो कम है, उस रीइंफोर्सिंग बार्स डू नॉट एक्सीड 12 mm। मीन्स जो बार का डाया है, सरिये का डायामीटर है वो 12 mm से ज़्यादा नहीं है, तो नॉमिनल कवर 25 mm में भी यूज्ड। ओके, इस कंडीशन का भी ध्यान रखना। फॉर फुटिंग्स, फुटिंग जो है कॉलम की उसके अंदर जो नॉमिनल कवर है कम से कम 50 mm देना है। ओके, कवर किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं, या तो उस साइज़ के ब्लॉक्स बना लें सीमेंट के, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट के सॉरी, सो ब्लॉक बना सकते हैं, या फिर उस साइज़ का कुछ हार्डन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो। सो नेक्स्ट आर ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट विच इज़ प्रोवाइडेड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इन टू दी लॉन्गिट्यूड, आपको बताया मैंने।
सो उसको ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कंप्रेशन मेंबर शैल हैव ट्रांसफर और हेलिकल रीइंफोर्समेंट, उसके हेलिकल होने चाहिए ट्रांसफर, आपको हेलिकल भी बताया, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। सो डिस्पोज्ड that every longitudinal bar nearest to the compression member face has effective lateral support, हर बार की इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट हो अगेंस्ट दी बकलिंग। बकलिंग मतलब उसका बेंड होकर टूट जाना इस प्रकार से, ठीक है, जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है इसके अंदर। द इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट्स इज गिवन बाय ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट्स, ठीक है, इधर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग और लेटरल टाइज विद द इंटरनल एंगल्स नॉट एक्सीडिंग 135 डिग्री, ठीक है, एंगल। सो फंक्शंस क्या है ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट के, तो इट हेल्प्स इन कन्फाइनिंग द कंक्रीट एंड हेल्प्स इन टेकिंग सर्कमफ्रेंशियल टेंशन। जो ये ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट है ये क्या काम करती है इस प्रकार से, जो रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, तो इट हेल्प इन कन्फाइनिंग दी कंक्रीट सेक्शन, कंक्रीट सेक्शन को होल्ड करके रखती है, ठीक है, इकट्ठा करके रखती है कंक्रीट को। तो इट होल्ड द मेन बार्स इन दी पोजीशन, जो मेन बार्स हैं उनको पोजीशन के अंदर रखती है ये वाली रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इट प्रिवेंट्स इन बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्टील, लॉन्गिट्यूडनल स्टील की बकलिंग को प्रिवेंट करती है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ओके, नेक्स्ट इट प्रिवेंट्स लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ कंक्रीट की, स्प्लिट जो लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट ना करे कंक्रीट उसको भी ये प्रिवेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन रजिस्टिंग द डायगोनल टेंशन, डायगोनल टेंशन को भी ये रजिस्ट करते हैं ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट। ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट किस प्रकार से प्रोवाइड हो सकती है आप नीचे इमेजेस के अंदर देख सकते हैं। पहले तो लेटरल टाइज इस प्रकार से, ठीक है, उसका टॉप सेक्शन ऐसे है स्क्वायर कॉलम का। सर्कुलर कॉलम में देखो मिनिमम 6 बार्स हैं, मिनिमम 6 बार्स ही होंगे, 4 नहीं यूज़ कर सकते सर्कुलर में। ओके, सो 6 से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं पर मिनिमम 6 बार्स। नेक्स्ट इज हेलिकल रीइंफोर्समेंट, इस प्रकार से स्प्रिंग की शेप में हेलिकल रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम ये न्यूमेरिकल करेंगे इससे लोड कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर। नेक्स्ट, तो पहला कि फाइंड द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड अलोएबल लोड। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है और अलोएबल लोड कितना है फॉर ए शॉर्ट कॉलम, ओके, ऑफ साइज 500 mm इंटू 500 mm। द कॉलम इज रीइंफोर्स्ड विद 4 बार्स 25 mm डाया के, यूज M20 कंक्रीट एंड HYSC स्टील। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे कि डाटा गिवन क्या है, 500 mm इंटू 500 mm तो कॉलम का साइज़ है। ओके, सो एरिया ऑफ स्टील कितना होगा कंप्रेशन के अंदर, 25 mm का बार्स दिए ना 4, तो 4 इंटू πd²/4, तो डी कितना बार का 25 mm, तो निकाल के 1963.5 mm² आ जाएगा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज FCK कितनी गिवन है, M20 है तो F20 FCK और F415 है HYSD, Fe415, तो Fy कितना हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm²। ओके, ई मिनिमम है दिया हुआ है आपको, एज्यूम ई मिनिमम मीन्स एसेंट्रिसिटी मिनिमम लेस देन 0.05 d। ओके, सो एरिया ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रोस एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील। कंक्रीट का एरिया कितना बचेगा स्टील का निकाल देंगे ग्रोस एरिया में से, ग्रोस कितना 500 इंटू 500 मीन्स 25, 2,50,000 mm²। सो एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा उसमें से 1963 ASC निकाल देंगे तो ये बचेगा 248036.5। नेक्स्ट इज एज द मिनिमम सेंट्रिसिटी इन द कॉलम इज 0.05 d, therefore the ultimate axial load carrying capacity is given by PU, जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ये फॉर्मूला है लोड कैरिंग कैपेसिटी का, इसको याद रखना है। सो 0.4 FCK की वैल्यू AC की वैल्यू पुट करेंगे, ओके, और 0.67 FY और ASC की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो पिछले में निकाली थी पिछले पेज में, तो इसको ऐड करेंगे तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी इतनी। सो ओके, इस प्रकार से निकालनी है। तो मेन फॉर्मूला इज दिस वन। सो अलोवेबल लोड ऑन कॉलम कितना आ जाएगा, हम लिमिट स्टेट यूज़ कर रहे हैं तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी निकालेंगे। तो इतना तो है 2530, ठीक है, किलो न्यूटन है, ठीक है, 3 पॉइंट्स पीछे लगाएंगे तो किलो न्यूटन आ जाएगा। सो न्यूटन को 1 किलो न्यूटन के अंदर 1000 न्यूटन होते हैं, तो 2530 यूज़ करेंगे वैल्यू अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। ओके, सो इट कम्स अप टू 1668.67 किलो न्यूटन इज फाइन अलोवेबल लोड ऑन द कॉलम। अल्टीमेट लोड निकाल लिया और अलोवेबल लोड निकाल लिया। अलोवेबल लोड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के निकलेगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, दैट वाज टुडे
lecture. So that was all about it. Thank you.